हम हिलायस और जेनन के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो देखती हैं कि उनके बगल से काला धुआं आ रहा है। उस काले धुएं से कोई व्यक्ति बाहर आता है। ये व्यक्ति शिलेमन होता है। वो कहता है, मैं खुद को दिखाने वाला तो नहीं था, पर अगर मैं ऐसा नहीं करता तो लॉर्ड बर्जेट तो मेरी बैंड बजा देते। हाँ तो प्लीज मैम, क्या आप लॉर्ड इनोडेन से एक कदम पीछे हटेंगी? जेनन कहती है, मुझे यकीन नहीं होता। तुम और एक्सियन को क्या लगता है, मैं क्या इसे कच्चा चबा जाऊंगी जो ऐसे मेरा पीछा कर रहे हो? और शिलेमन, मैं तुम्हें बहुत टाइम बाद देख रही हूँ, तुम काफी बदल गए हो। एक्सियन ने जरूर तुम्हारी ताकत तुम्हें लौटा दी है, पर अब तुम जा सकते हो क्योंकि मैं यहाँ कोई हंगामा नहीं कर रही हूँ। शिलेमन कहता है, मैं जाना भी चाहूँ तब भी यहाँ से नहीं जा सकता। मैं अपने लॉर्ड को लेकर काफी वफादार हूँ। जेनन उससे कहती है, वाह क्या बात है, इतनी वफादारी तो मैंने आज तक नहीं देखी। खैर मुझे अब चलना चाहिए, तुमसे बाद में मिलती हूँ डियर हिलायस। यह कहकर जेनन वहाँ से चली जाती है। हिलायस शिलेमन से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। शिलेमन बताता है कि वो इस समय अपनी ड्यूटी पर है। हिलायस उससे पूछती है क्या इस ड्यूटी का लेना देना पुरानी बर्जेट हेड से है, जिस पर शिलेमन कहता है उसका जवाब तो नहीं दे सकता, पर वो हिलायस से पूछता है कि आप जेनन बर्जेट को पसंद नहीं करती? आजकल ऐसे लोगों से मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है जो ऐसी फीलिंग्स रखते हैं। आपकी नजरें औरों से अलग हैं, इसलिए आप उन्हें पहचान सकती हैं। जब आप लॉर्ड बर्जेट से शादी करेंगी तो क्या आप हमारे साथ बर्जेट स्टेट रहने लग जाएंगी? नहीं, मेरे पास उससे अच्छा आइडिया है। आप दोनों इनोएडिन में ही रहने लग जाना जैसे अभी रहते हो, फिर मैं भी वहाँ आ जाऊंगा। मैं आपका वफादार कुत्ता बनने के लिए तैयार हूँ। हिलायस उसके सिर पर हाथ रखती है। शिलेमन को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। हिलायस उससे कहती है, अब जब अगली बार तुम एक्सियन से मिलो तो उससे अपनी शक्तियों को और बढ़ाने को कहना। यह कहकर हिलायस वहाँ से चली जाती है। हम फोर्सियन फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं, जहां हम क्रिस को देखते हैं जिसके सिर में चोट आई है। उसके आसपास से एक ही आवाज गूंजती है, बलि चढ़ाओ, इस बच्चे की बलि चढ़ाओ। क्रिस उस आवाज को रुकने को कहता है और गुस्से में चीखते हुए कहता है, बस बहुत हुआ, मुझसे दूर हटो। क्रिस की शक्तियों से निकले आइस फ्लेक सीधे जाकर एक्सियन को लगते हैं, जिससे एक्सियन को बहुत गहरी चोट आती है। यह देखकर क्रिस डर जाता है। वो बर्जेट से पूछता है क्या वो ठीक है? एक्सियन बिल्कुल शांत रहता है। क्रिस मन में कहता है कि वो उसकी चिंता क्यों कर रहा है, उसने भी तो मुझे चोट पहुंचाई थी। वो एक्सियन से कहता है कि तुम्हें वहाँ पागलों की तरह खड़े नहीं रहना चाहिए था, पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इसमें गलती तुम्हारी ही है। तुम मुझे यहाँ लेकर आए और मुझे पीटना शुरू कर दिया। एक्सियन कहता है, पर वनम, मेरे पीछे आओ। क्रिस को गुस्सा आता है कि वो उसको ऑर्डर कैसे दे सकता है। एक्सियन जब वहाँ से चलकर जा रहा होता है तब उसके शरीर से बहुत खून बह रहा होता है। क्रिस उससे कहता है, ओए बर्जेट, तुम्हें पहले अपने बहते हुए खून को रोकना चाहिए, तुम सुन भी रहे हो? तभी क्रिस की नजर उसके पीछे पड़ती है। वो देखता है कि सारे खून के दाग वहां से गायब हो चुके हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। वो दोनों फोर्सियन फॉरेस्ट से बाहर आ जाते हैं। रेनॉक जैसे ही क्रिस को वापस देखता है वो उसके पास चला जाता है। एक्सियन वहां से चला जाता है। रेनॉक कहता है, लॉर्ड क्रिश्चियन, आपको बहुत गहरी चोट आई है, हमें जल्दी वापस चलकर इसका इलाज करना होगा। क्रिस उससे कहता है, रेनॉक, क्या तुमने ऐसी कोई अफवाह सुनी है जिसमें यह कहा गया हो कि एक्सियन बर्जेट पागल हो चुका है? रेनॉक कहता है कि फिलहाल तो मैंने ऐसी कोई अफवाह नहीं सुनी है, पर आज देख लिया है कि वो सच में पागल हो चुके हैं। क्रिस कहता है, उस कब्र से निकली वो रोशनी, वो आवाज जो मैंने सुनी, और हाँ, एक्सियन बर्जेट का बदलता हुआ बर्ताव, समझ गया। मेरा भाई मुझसे अभी भी बहुत कुछ छिपा रहा है। जब मैं घर जाऊंगा तो मुझे उसके साथ बैठकर थोड़ा टाइम स्पेंड करना होगा। हम इनोएडिन पहुंच जाते हैं, जहां हिलायस आज हुई जेनन से मुलाकात को याद करती है। हिलायस कहती है, जेनन बर्जेट को जरूर कुछ याद है, उसने कहा कि हम पहले भी मिल चुके हैं, पर मैं जिंदगी में उससे पहली बार मिली हूँ। ये बिल्कुल एक्सियन की वापस आई हुई यादों जैसा है। तभी हिलायस को महसूस होता है कि एक्सियन वापस आ चुका है। वो उसके पास जाती है, तभी उसको कुछ आवाजें आती हैं, जल्दी से डोर बंद करो, इनके खून को रोको, जल्दी बैंडेजेस लाओ। हिलायस देखती है एक्सियन को जिसे चोट लगी है और उसका खून जमीन पर टपके जा रहा है। हिलायस उसकी चोट को देखकर कहती है, एक्सियन, तुम्हें चोट कैसे आई? कौन था वो? कौन था जिसने तुम्हारे साथ ये किया? बताओ कौन था वो एक्सियन? हिलायस को देखकर एक्सियन मन में कहता है, क्या वो गुस्से में है? पर मुझे तो सिर्फ एक छोटा सा कट आया है, उसने तो मुझसे ज्यादा दर्द सहा है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ वो कौन था जिसने हिलायस की जान ली उस जिंदगी में जो मुझे याद नहीं। हिलायस एक्सियन से पूछती है, एक्सियन, आखिर क्या बात है? एक्सियन को राजा की कही हुई बात याद आती है, जिन्होंने कहा था हिलायस इनोएडिन उस अनंत आराम को खोज रही है जो उसे पूरे तरीके से मिटा दे, जो मौत की भी मौत से परे हो। एक्सियन अपना हाथ हिलायस की ओर बढ़ाता है और उसे पकड़कर गले लगा लेता है। हिलायस को समझ नहीं आता आखिर ये क्या हो रहा है। एक्सियन उससे कहता है, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ जो मैंने सुना क्या वो सच है, तो मुझे पता है तुम ना नहीं कहोगी। नहीं, पर मैं नहीं चाहता। मुझे पता है कि मैं मतलबी बन रहा हूँ, पर फिर भी मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। मैं चाहता हूँ
हम हमेशा ऐसे ही साथ रहें। हिलास मन में सोचती है कि मैं भी कुछ टाइम पहले यही सोच रही थी, क्या होता अगर चीजें वैसे ही होती जैसा शिलेमन ने कहा था। पर अगर मुझे मौका मिलता है ऐसी मौत को पाने का जो अनंत हो, तो मैं उसे चुनने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी। हाँ, इससे मैं एक्सोन को दुख जरूर पहुंचाऊंगी क्योंकि मैं भी मतलबी हूँ। हिलास एक्सोन को दूर करते हुए कहती है, चलो इसे यहीं खत्म करते हैं। मुझे नहीं लगता मुझे और तुम्हें अब और साथ रहना चाहिए। एक्सोन उसे कसकर गले लगा लेता है और कहता है, नहीं, किसने कहा हमें और साथ नहीं रहना चाहिए? मैं इसे ऐसे खत्म नहीं होने दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। भले ही जिस चीज के लिए तुम इतना तरस रही हो उसके लिए भी मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मेरी जगह हमेशा तुम्हारे साथ होनी चाहिए और यही मेरा भविष्य है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर से हिलास की फिफ्थ लाइफ की कहानी की ओर, जो कि अभी भी अधूरी है। हिलास की फिफ्थ लाइफ में हम देखते हैं शिलेमन को, जो कि एक्सोन से शिकायत कर रहा होता है। आखिर वो उस आग में और तेल कैसे डाल सकती हैं, ये जानते हुए भी कि उससे आग और भड़क उठेगी। वो कहती हैं कि उनके पास ये करने की वजह थी, पर उससे उनकी गलती माफ नहीं होती। उन्होंने वो सब दिन दहाड़े लोगों के सामने किया। वो कोई आम इंसान नहीं है लॉर्ड, वो घर की पुरानी हेड और 4 शाही परिवारों में से एक हैं। वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप ये मत सोचो कि मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी उनसे नहीं बनती। जब वो घर की हेड थी तब सभी लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते थे, पर वो ये नहीं जानते थे कि उनकी सुंदरता के पीछे उनका काला चेहरा भी छिपा हुआ है। आपने खुद सुना था मेरे लॉर्ड कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे थे। अगर ऐसा ही रहा तो इनोडेन के ऊपर चल रहा मुकदमा बंद हो जाएगा। यह बात सुनकर एक्सोन उससे कहता है, शिलेमन, मैं तुम्हें मेरी माँ के ऊपर नजर रखने का काम आज से ही सौंपता हूँ। शिलेमन अपनी पावर्स को भी वापस मांगता है और एक्सोन उसे वो वापस कर देता है। दोस्तों, अगर आपको पता हो तो हिलास की फिफ्थ लाइफ में हिलास के फादर के ऊपर मुकदमा चल रहा है क्योंकि उन्होंने कैल्शिया ब्लड का इस्तेमाल अपनी बेटी पर किया। साथ में जेनन बर्जेट मामले पर पानी फेरना चाहती हैं क्योंकि वो खुद इन सब मामलों में जुड़ी हुई हैं। शिलेमन अपनी पावर्स को वापस पाकर बहुत खुश होता है। तभी वहाँ एक्सोन का बटलर आता है। वो एक्सोन से कहता है, लॉर्ड, परवेनम से आपको मिलने के लिए मेहमान आए हैं। एक्सोन सोचता है, परवेनम से कोई आया है, वो भी बिना नोटिस दिए। दोस्तों, ये क्रिश्चियन परवेनम होता है। वो एक्सोन से अचानक आने के लिए माफी मांगता है। एक्सोन उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो परवेनम? क्रिस उसे बताता है कि वो हाल ही में हुए एक इवेंट के बारे में उससे बात करना चाहता है। भले ही हमने इसके ऊपर मीटिंग में बात कर ली थी, सच कहूँ तो मुझे तुमसे इस बारे में प्राइवेट में बात करनी है। क्या तुम मुझे अपना थोड़ा सा टाइम दे सकते हो? एक्सोन कहता है, ठीक है, चलो ड्राइंग रूम में बैठकर बात करते हैं। तभी एक्सोन की नजर उसके बगल में पड़ती है। वो हिलास होती है। हिलास वहाँ क्रिस को देखकर चौंक जाती है। उसके हाथ में फ्लावर्स होते हैं। क्रिस उसको देखकर कहता है, लेडी हिलास, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सुना था तुम बर्जेट के यहाँ रह रही हो। मैं तुम्हें देखने आने वाला था, पर मैं माफी चाहता हूँ कि मैं लेट हो गया। क्रिस उसको ग्रीट करते हुए पूछता है कि वो कैसी है, तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है। अगर तुम्हें यहाँ कोई भी परेशानी हो तो तुम बेझिझक परवेनम आ सकती हो। तुम्हारा वहाँ हर वक्त स्वागत है। जाहिर सी बात है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। हिलास कुछ सोचती है और फिर कहती है, भला क्यों? मैं तुम्हें जानती तक नहीं, इसलिए मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करो। क्रिस उसकी बातें सुनकर चौंक जाता है और वो उससे कहता है, ओ मुझे माफ करना लेडी हिलास, मैंने गलती से आपको अनकंफर्टेबल फील करा दिया। तभी एक्सोन उसको कहता है, परवेनम, मेरे बटलर के पीछे जाओ ड्राइंग रूम तक, मैं थोड़ी देर में वहाँ आता हूँ। एक्सोन हिलास के पास आता है। वो उससे कहता है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। यह कहकर एक्सोन वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं हिलास को, जो कि बैठे बैठे ये सोच रही होती हैं कि अब उसे उन लोगों से डर नहीं लगता जिन्होंने उसे डराया और टॉर्चर किया है। हिलास मन में कहती है, पर शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उन लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा है और मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी, जिस वजह से मेरे अंदर का डर भाग गया। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए, कम से कम उनको थैंक्स तो कहना ही चाहिए, वो हर चीज़ के लिए जो उन्होंने मेरे लिए किया। तभी डोर पर नॉक होता है। वहाँ एक्सोन आता है। वो हिलास को देखकर कहता है, हाँ अब कहो, तुम मुझे देखने आई थी, बताओ क्या बात है। हिलास उसे देखकर सहम जाती है। वो उससे कहती है, दरअसल मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। वो ऐसा है, एक्सोन कुछ सोचता है और वहाँ से पलटते हुए कहता है, वो यहाँ कुछ ज़रूरी काम से आया था। क्रिश्चियन परवेनम, वो मुझसे प्राइवेटली कुछ बातें करने आया था, उस सब से रिलेटेड जो इस समय बाहर हो रहा है। हम वैसे तो इतना पर्सनल बात नहीं करते, पर वो जाते जाते तुम्हारा हाल पूछता गया। हिलास उससे कहती है, क्या उसने सच में ऐसा कहा? वो मन में सोचती है कि वो तो क्रिस के बारे में नहीं पूछना चाहती थी, पर एक्सोन को ऐसा क्यों लगा? वो लोग एक दूसरे को घूरते हैं। एक्सोन उससे कहता है, क्या तुम मुझसे इसी बारे में नहीं पूछना चाहती थी? हिलास उससे कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बताओ कि मेरे फादर का मुकदमा कब होने वाला है। एक्सोन उसे बताता है कि वो पोस्टपोन हो गया है महीने की आखिरी तारीख तक। हिलास उससे कहती है कि वो भी वहां जाना चाहती है। एक्सोन कहता है, बिल्कुल, क्यों नहीं,
हिलास उससे कहती है, और हाँ, मैंने गार्डन से कुछ फूल तोड़े थे। मेड ने कहा था कि मैं उन्हें ले सकती हूँ, पर मुझे लगा कि मुझे तुमसे एक बार पूछ लेना चाहिए। एक्जन उससे कहता है, अगर तुम्हें वो फ्लावर्स पसंद हैं तो तुम उन्हें ले सकती हो, वो सब तुम्हारा ही है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। हिलास उससे कहती है, उन सारे फूलों में ये वाला सबसे सुंदर था। एक्जन उससे पूछता है, क्या वो ये उसके लिए लाई है? जिस पर हिलास शर्माते हुए वो उसे थमा देती है। एक्जन उससे कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, इससे मुझे खुशी हुई। उसी शाम हम देखते हैं ज़नन बर्जट को, जो कि एक्जन से कहती हैं, तुम सच में उसे मुकदमे में लेकर जाना चाहते हो? तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो कि मुकदमे का नतीजा कितना बुरा निकल सकता है। मैंने सुना है डिएगो ये दावा कर रहा है कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपनी बेटी को क्या खिला रहा था। साथ में वो कैलिशिया परिवार पर ये इल्जाम लगा रहा है कि उन्होंने उसे धोखा देकर उसकी बेटी को लगभग एक मॉन्स्टर बना दिया था। वो इस बात पर अड़ा हुआ है कि सारी गलती कैलिशिया परिवार की है, और दिलचस्प बात तो ये है कि उसे लोगों से इस बात पर सपोर्ट भी मिल रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो डिएगो जेल से जल्दी छूट जाएगा। एक्जन अपनी माँ से कहता है, आपको इस केस में ज्यादा दिलचस्पी हो रही है, आपको हर छोटी जानकारी भी पता है। ज़नन कहती है, हाँ मुझे दिलचस्पी है, पर बाकी 4 शाही परिवारों को डिएगो के बजाय दूसरी किसी और प्रॉब्लम पर ज्यादा ध्यान है, जो उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा हो सकती है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? दोस्तों, ज़नन यहाँ साफ साफ उन मॉन्स्टर्स के बारे में बात कर रही है जो जल्द ही दुनिया में तबाही मचाएंगे। एक्जन उनसे कहता है, वो इंसान जिसने 4 शाही परिवारों के ऊपर इतनी बड़ी समस्या खड़ी की है, वो कोई और नहीं, आप खुद हो। ज़नन कहती हैं, मुझे पता था तुम मुझ पर गुस्सा होगे, इसलिए मैंने जरूर तुमसे मेरे बारे में कुछ कहा होगा, पर मुझ पर विश्वास करो मेरे बेटे, मैंने जो भी किया वो सब सेल्फ डिफेंस था। एक्जन उनसे कहता है, इतने बड़े पैमाने पर लोगों को मारना, इतने सारे लोगों के बीच आपको सेल्फ डिफेंस लगता है? जिन लोगों की आपने जान ली वो आम लोग थे, वो अपनी मर्जी से उन मॉन्स्टर्स में नहीं बदले थे। जिस पर ज़नन कहती है, भला मुझे उन कीड़ों की परवाह क्यों करनी चाहिए? एक्जियन कहता है, बस बहुत हुआ मॉम, फादर की मौत का गुस्सा उन बेकसूर पर निकालना बंद करो। दोस्तों, हमें यहाँ पता चलता है कि इस टाइमलाइन में एक्जियन के पिता की मौत हो जाती है। वो कैसे हमें नहीं पता। साथ में ज़नन इस बात से आग बबूला होकर लोगों की जानें ले चुकी है। एक्जियन वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वो रुकता है और अपनी माँ से कहता है, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपको पीना छोड़ देना चाहिए, पर आपको थोड़ा कम सिगरेट पीना चाहिए, क्योंकि अब आपको टोकने वाला इस दुनिया में नहीं रहा। यह कहकर एक्जियन वहाँ से चला जाता है और ज़नन बड़े आराम से सिगरेट पीती है। हिलास बताती है कि उसकी 5th लाइफ में एक दिन वियोलेटा उससे मिलने आती है। हिलास उसे देखकर बहुत खुश होती है। वियोलेटा हिलास से कहती है कि वो उसे कुछ जरूरी बात बताना चाहती है। ये उस बारे में है कि आखिर क्यों उसे इनवेडन में इतना दर्द झेलना पड़ा। हिलास बताती है कि उस दिन वियोलेटा ने उसे हर चीज की सच्चाई बता दी, मार्गो कैलिशिया के बारे में, उसके आंसुओं के बारे में और उन एक्सपेरिमेंट के बारे में जो उसके ब्लड और आंसुओं के साथ किए जा रहे थे, और कैसे वियोलेटा ने अपनी आंखें खो दी। टेर्स और कैलिशिया के बड़े बुजुर्ग ने क्या किया, सब कुछ वियोलेटा ने हिलास को बता दिया, और उस डील के बारे में भी जो कैलिशिया और इनवेडन के बीच में हुई थी। वियोलेटा कहती है, इतना सब होता रहा और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। कैलिशिया परिवार की मेंबर होने के नाते मैं तुमसे तहे दिल से माफी चाहती हूँ। तुमने भले ही मुझे थैंक्स कहा तुम्हें बचाने के लिए, पर असल बात यह है कि मैं बिल्कुल तुम्हारे बारे में भूल गई थी। हाँ, तुम्हारे कैद होने के बारे में हमें गलती से पता चला था। हमारी इन्वेस्टिगेशन तो उस केस पर चल रही थी और उसी वजह से हमें तुम्हारे बारे में पता चला, और तुम्हारे पता चलने के बाद ही मुझे वो बात याद आई जो तुमने मुझसे 1 साल पहले उस बग्गी के सामने कही थी कि तुम्हें मैं बचा लूं। इसीलिए मैं तुम्हारे थैंक्स को डिजर्व नहीं करती। तो मेरे पोकेमॉन्स, यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। जैसा कि मैंने एपिसोड 6 में बताया था कि वियोलेटा के माफी मांगने की एक और वजह थी, और वो वजह यही थी कि उसे ये बात याद ही नहीं थी कि हिलास ने उससे मदद मांगी थी। उन्हें हिलास तो गलती से मिली थी, वो भी इनवेडन में इन्वेस्टिगेशन करते समय। हिलास मन में कहती है, क्या वियोलेटा को इसी बात का पछतावा है, इसलिए वो हमेशा इतनी परेशान रहती है, और इसी बोझ और पछतावे की वजह से वो मुझसे मिलते आते रहती थी। मैं उसे वो हर चीज के लिए थैंक्स कहना चाहती थी ताकि वो मुझसे ऐसे ही मिलने आते रहे। मैं उसकी दोस्त बनना चाहती थी। देखा जाए तो क्रिस भी मुझ पर दया दिखा रहा था, और एक्जियन ने भी ऐसा ही किया और मेरे उस फूल को खुशी खुशी ले लिया। अच्छा हुआ मुझे इस बात का पहले ही पता चल गया, इससे पहले कि मैं उस पर डिपेंड हो जाती। मुझे पता चल गया कि मैं कितनी पागल और किसी काम की नहीं। वियोलेटा उससे कुछ कहने वाली होती है, तभी हिलास की आंख से आंसू गिरने लगते हैं। वो रोते रोते कहती है, तुम्हारा शुक्रिया जो तुम इतने टाइम तक मुझे देखने आती रही। मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती थी। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुमने तो मेरी जान बचाई है, मुझे उस नर्क से निकाल कर। थैंक यू वियोलेटा। और उसी रात हिलास एक्जियन से मिलने बाहर आती है।
एक्सियन उससे कहता है उसे कम से कम कुछ गर्म तो पहनना चाहिए। हिलास कहती है कि वो ठीक है, वो थोड़ी देर बाद अंदर चली ही जाएगी। हिलास उसे परेशान नजरों से देखती है। एक्सियन कुछ सोचता है और उसे अपना कोट देते हुए कहता है तुमने कल भी यही कहा था और आखिर में तुम बहुत देर तक बाहर रुकी रही थी। हिलास उससे कहती है कि उसे ये करने की जरूरत नहीं। एक्सियन उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम्हारे हाथ तो बर्फ की तरह ठंडे हैं। हिलास एक्सियन से कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो उसके ऊपर दया दिखाए, भले ही वो पागल नजर आती हो। पर इतने में एक्सियन उससे कहता है मैंने तुम्हें कभी पागल नहीं समझा और ना ही मैंने तुम्हें कोई बेचारी समझा है जिस पर मैं दया दिखाऊं। एक्सियन अपने एक पैर के बल बैठ जाता है और वो हिलास का हाथ पकड़कर कहता है मैं हमेशा बस एक ही चीज चाहता हूँ और वो है कि तुम्हारी आंखों से आंसू का एक बूंद भी ना गिरे और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके बदले तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान आए। मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, इसलिए प्लीज मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करो। एक्सियन हिलास के हाथ को चूमता है। हम राजमहल पहुंच जाते हैं जहां आज हिलास के फादर डिएगो पर मुकदमा होने वाला है। कई लोग फैसला सुनने के लिए वहां आए होते हैं। साथ में बर्जट हिलास को वहां अपने साथ लाता है। हिलास थोड़ा घबराई होती है। वो मन में कहती है अगर वो इन सभी से अभी घबरा जाएगी तो वो आगे जाकर अपने परिवार वालों का सामना कैसे करेगी। उसे मजबूत बनना होगा। हिलास कहती है कि उसे बाहर तो कोई नजर नहीं आया। एक्सियन उसे बताता है ज्यादातर लोग इसे अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उन मॉन्स्टर्स की वजह से। हिलास कहती है मॉन्स्टर्स? एक्सियन उससे कहता है तुम्हें अभी तक उनके बारे में नहीं पता? खैर मैं तुम्हें बताता हूँ। इतने में एक्सियन को कोई आवाज देता है बर्जट लॉर्ड, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। एक्सियन उससे पूछता है आखिर क्या बात है। एक्सियन का आदमी बताता है वो शिलेमन, उसने अपना आपा खो दिया है। ये बात सुनकर एक्सियन और हिलास दोनों चौंक जाते हैं। एक्सियन का आदमी एक्सियन से रिक्वेस्ट करता है कि अंदर लोगों को उसकी बहुत जरूरत है, वो तुरंत वहां जाएं। एक्सियन वहां खड़े अपने दूसरे आदमी से कहता है कि जल्दी इसके घाव पर मरहम लगाओ और बाकी लोग इधर ही रुककर हिलास का ख्याल रखो। सभी उसकी बात मानते हैं और एक्सियन वहां से चला जाता है। वो लोग उस घायल आदमी को चेक करते हैं पर तभी उनके ऊपर हमला होता है। हिलास को यह हमला जाना पहचाना लगता है और ऐसा इसलिए क्योंकि जिसने हमला किया है वो डिएगो होता है जो कि सामने खड़ा है और जिसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो। वहाँ खड़े लोग भी यह सोचते हैं कि ये आखिर जेल से बाहर कैसे आया। डिएगो हिलास का नाम लिए जा रहा है। हिलास ये सब देखकर बहुत डर जाती है। डिएगो वहाँ खड़े सभी लोगों पर हमला कर देता है। हिलास के सामने डिएगो उन सारे लोगों की हत्या कर देता है जिनको एक्सियन छोड़कर गया था हिलास की रक्षा करने के लिए। हिलास की आंखें साफ साफ कह रही होती हैं कि उसका पुराना दर्द अब वापस लौट आया है। डिएगो इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि उसने राजमहल की बिल्डिंग तक को तोड़ दिया होता है। डिएगो की शक्तियां पहले से ज्यादा ताकतवर लग रही हैं। ऐसा क्यों है इस समय हम नहीं जानते। डिएगो सीधा हिलास के ऊपर हमला करता है और वो हिलास को अपनी शक्तियों से जकड़ लेता है और वो हिलास से कहता है तुमने बर्बाद कर दिया, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुमने मुझे, रिकार्डो और पूरे इनोइडन परिवार को बर्बाद कर दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। डिएगो हिलास को बहुत जोर से जमीन पर पटक देता है। हिलास रोते रोते मन में कहती है कि उसके फादर उसे मारना चाहते हैं, पर क्यों? उसके फादर ने तो उसकी जिंदगी पहले ही खराब कर दी थी, उसके बाद भी उन्होंने ऐसा क्यों किया। हिलास बताती है कि उसकी ये 5th लाइफ की आखिरी यादें थी और इसी के साथ दोस्तों हम करंट टाइमलाइन में वापस आ जाते हैं। हिलास मन में सोचती है कि आखिर एक्सियन को किसने चोट पहुंचाई होगी, कौन कर सकता है ऐसा। वो कोई मामूली चोट नहीं थी। क्या ज़ेनन बर्जट ने ऐसा किया होगा? नहीं, वो तो उस टाइम मेरे साथ थी और भला वो अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों करेंगी। फिर एक ही व्यक्ति है जो ऐसा कर सकता है और वो है क्रिश्चियन परवेनम। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि क्रिस एक्सियन को इतना गहरा घाव दे सके जबकि एक्सियन क्रिस से ज्यादा ताकतवर है। जरूर क्रिस ने कोई गंदी चाल चली होगी या फिर उसने राजा की आत्मा से कुछ ऐसा सुन लिया होगा जिससे उसे गुस्सा आया और उसने ऐसा किया। एक्सियन जब वापस लौटा तो उसके हाव भाव देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो फोर्सियन फॉरेस्ट गया था और उसने वहाँ कुछ तो सुन लिया है। हिलास एक्सियन की कही हुई बातों को याद कर रही होती है जब उसने कहा था कि वो हिलास को कहीं नहीं जाने देगा। तभी हिलास को कोई एनर्जी महसूस होती है। यह रूम के बाहर से आती है। हिलास जाकर डोर खोलती है। हिलास देखती है बाहर एक्सियन खड़ा है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों है। एक्सियन कहता है कि उसे अचानक से लगा कि तुम गायब हो गई, इसलिए वो चेक करने यहाँ आया। पर मुझे खुशी है यह देखकर कि तुम अब भी यहाँ हो, सही सलामत। तुम्हारे चेहरे के ये हाव भाव मेरी वजह से हैं, है ना? पर जब भी मैं सोचता हूँ ये हाव भाव सिर्फ मेरे लिए हैं तो मुझे बेहद खुशी होती है। मुझे माफ़ करो, पर तुम ऐसे बहुत प्यारी लगती हो। वो मिरर तुम्हें वहाँ ले जाता है जहाँ तुम जाना चाहती हो, है ना? तुम अक्सर उस मिरर से मेरे पास आ जाया करती थी, है ना? मैं जानता हूँ तुम वैसा ही फील करती हो जैसा फील मैं करता हूँ। अगर हमने सब कुछ यहीं ख़त्म कर लिया तो हम दोनों पछताएंगे, इसलिए मेरे साथ रहो। जो भी तुम करना चाहती हो यहीं करो और अभी करो, सब कुछ मेरे साथ करो। अगर हम वो सब करें
जो लोग प्यार में करते हैं तो शायद हमें एक दूसरे को छोड़कर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हिलास मन में कहती है कि एक्जियोन ने बहुत कुछ झेला है, वो ऐसी अजीब बातें कैसे कर सकता है। ये बात तो पूरी कंफर्म है कि ये मेरे प्यार में सच में पागल हो चुका है। हिलास उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाती है और उसे किस करती है। सुबह होती है। हिलास की नजर एक्जियोन के घाव पर पड़ती है। एक्जियोन उससे कहता है तो तुम उठ गई। हिलास उससे पूछती है कि टाइम क्या हो रहा है। एक्जियोन बताता है कि आधी दोपहर हो रही है। तभी हिलास उसके घाव को देखकर कहती है तुम्हारा घाव क्या वो ठीक है? एक्जियोन कहता है हाँ ये बिल्कुल ठीक है, मैंने जस्ट अभी पट्टियां बदली हैं, ये इतना भी गहरा घाव नहीं है। तुम्हें चिंता हुई, मुझे इस बात से खुशी हुई। हिलास मन में कहती है कि उसने अपनी आंखों से उस घाव को देखा था, वो बहुत ही गहरा था, उसे जरूर बहुत दर्द हुआ होगा। हिलास एक्जियोन की ओर देखते हुए मन में कहती है ये आज इतना हैंडसम क्यों लग रहा है। तभी हिलास को रियलाइज होता है कि वो ऐसी अजीब सी चीजें क्यों सोच रही है और वो अपना चेहरा छिपा लेती है। एक्जियोन उससे पूछता है कि उसे अचानक क्या हुआ। हिलास कहती है कुछ नहीं। एक्जियोन उससे कहता है लगता है तुम्हें मेरा कल वाला रूप पसंद नहीं आया। हिलास उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, अगली बार जो भी करना आराम से करना। एक्जियोन उससे कहता है मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता, मुझे माफ करो पर मैं कोई भी एक्सरसाइज आराम से नहीं करता। खैर आज तुम कहीं जाने की मत सोचना क्योंकि मुझे आज तुम्हारे साथ कुछ करना है। कुछ देर बाद हम सुनते हैं हिलास को जो कि ये कह रही होती है तो क्या ये है जो तुम करना चाहते थे? एक्जियोन कहता है हाँ। हम देखते हैं कि एक्जियोन हिलास के बाल बना रहा होता है। हिलास कहती है इसका मतलब तुम्हें लंबे बाल पसंद है ना? एक्जियोन कहता है जरूरी नहीं, तुम छोटे बालों में भी अच्छी लगती हो। एक्जियोन उसके बालों में कंघी कर उन्हें सहलाते हुए कहता है लो हो गया और वो उसे हक करता है। हिलास कहती है पर तुमने कहा था कि तुम मुझे शाम तक आराम करने दोगे। एक्जियोन कहता है हाँ तो मैं कौन सा कुछ कर रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें गले लगा रहा हूँ। तभी डोर के बाहर से हिलास की मेड अंदर आने के लिए पूछती है। वो कहती है आप आजकल कुछ अच्छे से नहीं खा रही हो, इसलिए मैं आपके लिए आपका पसंदीदा केक लेकर आई हूँ। एक्जियोन हिलास से कहता है तुम्हें उसे अंदर आने देना चाहिए। हिलास उसको अंदर आने को कहती है। मेड हाथ में केक और टी लेकर आती है। वो उन दोनों को वैसा देख थोड़ा घबरा जाती है। वो वहाँ केक और टी रख कर चली जाती है। एक्जियोन उससे पूछता है क्या तुम्हें मीठा खाने का शौक है? हिलास कहती है हाँ पर उतना नहीं। एक्जियोन मन में कहता है अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं अपने साथ उसके लिए मिठाइयाँ ले आता। तभी एक्जियोन की नजर उस इनविटेशन कार्ड पर पड़ती है जो डोमेनिया हंटिंग फेस्टिवल का होता है। वो हिलास से पूछता है क्या वो उसे अटेंड करेगी? अगर हाँ तो चलो साथ में वहाँ चलते हैं। हिलास मान जाती है। तभी एक्जियोन कहता है कि एक और चीज है जो मैं करना चाहता हूँ। वो फोर्क से केक पीस उठाकर हिलास की ओर बढ़ाता है। हिलास कहती है तुम चाहती हो मैं इसे खाऊं? एक्जियोन हाँ में इशारा करते हुए उसे वो खिला देता है। हिलास का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है जिसे देखकर एक्जियोन को अजीब लगता है और वो अपना हाथ हिलास की ओर बढ़ाता है और उसके गालों को छूता है और उसे देखकर जोरों से हंसने लगता है। हिलास उससे पूछती है कि वो हंस क्यों रहा है। एक्जियोन कहता है कुछ नहीं, तुम बस बहुत क्यूट लग रही हो, रुको मैं तुम्हें और खिलाता हूँ। तुम्हें आज अच्छे से खाना होगा, तुम्हारे अंदर कल के मुकाबले आज ज्यादा ताकत होनी चाहिए। मैंने कहा था ना मैं कोई भी एक्सरसाइज आराम से नहीं करता। हिलास ये सब सुनकर शर्मा जाती है। कुछ देर बाद दोनों अपने काम से फ्री हो जाते हैं। एक्जियोन हिलास को जगा देता है। हिलास की नींद खुलती है और वो बेड से उतर जाती है। उसी दोपहर एक्जियोन बर्जर स्टेट जाता है जहाँ शिलीमन उससे कहता है लॉर्ड आखिर आप इतना टाइम कहाँ लगा रहे हो, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। शिलीमन को एक्जियोन से हिलास के सेंट की महक आती है और उसे सूंघते हुए वो कहता है लॉर्ड अगर आप इनोइडन रहने लग जाओ तो मुझे भी अपने साथ ले चलना। खैर शिलीमन एक्जियोन को बता देता है कि हिलास और जेनिन बर्जेट की मुलाकात हुई थी और वो नजारा देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे लॉर्ड इनोइडन पुरानी हेड को कुछ खास पसंद नहीं करती। वैसे मेरे लॉर्ड मैंने कहीं सुना था कि ऐसी मुसीबत वाली घड़ी में आपको अपनी बीवी का साथ देना चाहिए, याद रखिए अगर बीवी खुश तो सब खुश। एक्जियोन उससे गुस्से में कहता है
क्या तुम्हारे पास कुछ और है बताने को? शिलेमन बताता है कि लॉर्ड इनोडेन ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा था कि आपको मेरी ताकत को थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए। एक्सियन उससे कंफर्म करता है, क्या ये सच में हिलास ने कहा था? शिलेमन घबराते हुए कहता है कि वो सच कह रहा है, उन्होंने ऐसा ही कहा था। एक्सियन उसकी बात मानते हुए उसकी शक्तियों को और बढ़ा देता है। शिलेमन कहता है, वाह लॉर्ड क्या बात है, आखिर आपने अपनी बीवी की बात को ही झट से मान लिया। एक्सियन कहता है, बकवास न करो वरना सारी ताकत छीन लूंगा। ये बताओ उन मॉन्स्टर्स का क्या हाल है? शिलेमन बताता है कि वो उन मॉन्स्टर्स को जल्दी खत्म करने के कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुका है, पर वो आसानी से नहीं मरते। हाँ, अगर हम इन पर आम हथियारों से हमला करें तो उन्हें ज्यादा चोट पहुंचती है बजाय मेरी शक्तियों के। और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के चलते हमने उसका वीक पॉइंट खोज लिया और वो मर गया और हमें उसकी लाश में से ये मिले। ये बिल्कुल उनकी तरह हैं जिनकी हम तलाश कर रहे थे। एक्सियन उन्हें देखकर दंग रह जाता है। दोस्तों, इस टाइमलाइन में ये पहली बार है जब बर्जेट को आखिरकार ये पता चलता है कि वो मॉन्स्टर्स कैलिशिया ब्लड से बनाए जा रहे हैं। एक्सियन शिलेमन को कहता है कि वो कैलिशिया जा रहा है और हाँ, बाकी उसे कह देना कि वो डिएगो और रिकार्डो को ढूंढना बंद कर दे, मैं खुद उनकी तलाश करने जाऊंगा। यह कहकर एक्सियन वहां से चला जाता है। वहीं हम दूसरी ओर परवेनम पहुंचते हैं, जहां क्रिस बैठे बैठे सोच रहा होता है काफी अजीब घटनाएं घटने लगी हैं। बर्जेट हेड का पागलपन, फोर्सियन फॉरेस्ट में दिखने वाला वो अजीब सा जीव जो खुद को राजा की आत्मा कहता है, और साथ में वो इंसान जो उस दिन कैलिशिया से आया था मुझसे मिलने। दोस्तों, क्रिस जिसकी बात कर रहा है वो कोई और नहीं, टेर्जो कैलिशिया था। क्रिस उससे कहता है, मैं सरप्राइज हुआ इस बात से कि तुम मुझसे मिलने आए हो, कहो क्या बात है? टेर्जो कहता है, क्या सच में? मुझे लगा कि परवेनम के हेड को तो ये पता चल जाना चाहिए था कि मैं आ रहा हूँ। क्रिस सीधे मुद्दे पर आकर उससे पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए बताओ? टेर्जो कहता है, मुझे आपसे किसी चीज पर बात करनी है, या कहूँ तो मुझे आपको एक सजेशन देना है। और हाँ, ये सजेशन कैलिशिया के आंसुओं के बारे में है। कैलिशिया के आंसुओं के बारे में सुनकर क्रिस चौंक जाता है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि कैलिशिया के आंसू और उनकी शक्तियों के बारे में कैलिशिया कभी भी बाहर बातें नहीं करता। टेर्जो आगे कहता है, हमारे पास थोड़े बहुत कैलिशिया के आंसू पड़े हुए हैं और वो हम परवेनम को देना चाहते हैं, हाँ पर कुछ शर्तों के बदले। क्रिस उससे पूछता है, जो तुम सजेशन दे रहे हो क्या वो डायरेक्ट कैलिशिया से आ रही हैं? टेर्जो कहता है, ये कैलिशिया के एल्डर्स और मेरी तरफ से हैं। जल्द ही मैं और एल्डर्स पूरे तरीके से कैलिशिया को रिप्रेजेंट करेंगे। क्रिस बैठे बैठे याद कर रहा होता है, वो लोग जो कर रहे हैं लगता नहीं उनको इसकी परमिशन वियोलेटा और कैलिशिया के हेड से मिली है। क्या कैलिशिया परिवार के बीच में कुछ चल रहा है? साथ में जो उसने शर्त रखी उसकी वजह से मैं पीछे हट गया। दोस्तों, में पता चलता है कि टेर्जो कैलिशिया और एल्डर्स बिना परमिशन के कैलिशिया के टेर्स को परवेनम को दे रहे हैं। साथ में उन्होंने बदले में जो परवेनम से मांगा है उसे क्रिस भी पूरा करने के लिए राजी नहीं। तभी क्रिस का बटलर उससे कहता है, लॉर्ड सुनिए, लॉर्ड इनवेडन यहाँ आई हैं। हिलास के वहाँ आने की खबर सुनकर क्रिस हैरान होता है। हम देखते हैं हिलास को जो कि परवेनम आ चुकी है। क्रिस का बटलर उससे कहता है, लॉर्ड इनवेडन ड्राइंग रूम इस तरफ है, पर देखकर लगता नहीं जैसे हिलास को कोई मीटिंग में दिलचस्पी है। उसका ध्यान वहाँ रखे एंटिक पीस पर जाता है। बटलर हिलास से कहता है, आपकी नजरें काफी अच्छी हैं लॉर्ड इनवेडन, ये परवेनम खानदान का ऐतिहासिक खजाना है। जिस आइटम को आप इस समय देख रही थी उसे परवेनम परिवार के 11th हेड ने बर्जेट परिवार के 12th हेड से शर्त में जीता था। हिलास अपना हाथ हवा में उठाती है और अपनी शक्तियों से वहां रखे हर आइटम को तबाह कर देती है, जिसे देखकर बटलर के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, परवेनम का इतिहास मिट्टी में मिल गया, ये आप क्या कर रही हो लॉर्ड इनवेडन? तभी वहाँ क्रिस आता है और जैसे ही वो देखता है हिलास ने वहाँ तबाही मचा दी है, वो उससे कहता है, तुम आखिर ये क्या कर रही हो? तुम एक सिंपल सा हेलो भी कह सकती थी, तुम्हें यहाँ ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम यहाँ कोई जरूरी बात करने आई हो तो ड्राइंग रूम में चलकर। हिलास उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। क्रिस अपने बटलर को कहता है कि वो यहाँ सफाई करे और वो हिलास से कहता है, लेडी हिलास, क्या तुम्हें पता भी है तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? हिलास को वहाँ एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। उसे लगता है कि वो क्रिस की वजह से हो सकती है। क्रिस उसको उस जगह के बारे में कुछ बताने वाला होता है। तभी हिलास अपनी शक्तियों से उस डोर को तोड़ने जाती है, पर वो नाकाम होती है। वो मन में कहती है कि इसे किसी शक्ति से प्रोटेक्ट किया गया है, बिल्कुल फोर्सियन फॉरेस्ट के गेट की तरह। अगर मैं एक दो बार और ट्राई करूं तो शायद ये खुल सकता है। हिलास अपना हाथ आगे बढ़ाती है, तभी क्रिस उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम आखिर क्या कर रही हो? अगर तुमने जरा सी ताकत और इस्तेमाल की तो तुम्हें चोट आ सकती है। क्रिस के हाथ पकड़ने से हिलास को पता नहीं कैसे पर ये पता चल जाता है कि ये डोर बिना तोड़े भी किसी और तरीके से खुल सकता है। वो क्रिस से कहती है, इसे खोलो। वो उससे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है, इसे इसी वक्त खोलो। वहीं हम कैलिशिया स्टेट पहुंच जाते हैं, जहां एक्सियन एक बहुत जरूरी काम से आया होता है। वियोलेटा उससे कहती है, तुम अकेले आ गए? मैंने तो सोचा था लेडी हिलास भी तुम्हारे साथ आएंगी। एक्सियन कहता है कि वो बहुत बिजी है, हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। वियोलेटा गुस्से में कहती है,
तुमने खुद को समझ क्या रखा है? तुम खुद उनसे मिल सकते हो पर हम नहीं। एक्सियन कहता है उसके पास मेरे लिए भी टाइम नहीं तो तुमसे क्या ही मिलेगी। खैर ये बताओ कैलिशिया की हेड कहाँ है? वियोलेटा बताती है कि इस समय वो अपने ऑफिस में है। उन्होंने कहा कि वो आज अच्छा फील कर रही हैं। तभी दरवाजे से मार्गो आवाज देता है। वो कहता है मासी क्या हिलाइस यहाँ आई है? दोस्तों दरअसल मार्गो के हिलाइस के सेंट की महक आ रही है और आप सभी को पता ही होगा कि वो महक आजकल किससे आ रही है। मार्गो एक्सियन को देखकर कहता है ओ आप तो हिलाइस नहीं हो। वियोलेटा को ये देखकर काफी गुस्सा आता है। एक्सियन और मार्गो एक दूसरे को हेलो कहते हैं। वियोलेटा उससे कहती है बेटा मार्गो हिलाइस आज नहीं आई है, मुझे इस टाइम कुछ जरूरी बात करनी है तो तुम थोड़ी देर अपने कमरे में जाओ ठीक है। मार्गो मान जाता है, उसे थोड़ा बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। वियोलेटा एक्सियन से कहती है मुझे पहले से पता था कि ऐसा कुछ होगा, तुम्हें खुद पर थोड़ी शर्म आनी चाहिए। एक्सियन कहता है शर्म पर किस बात की? वियोलेटा कहती है उसके सेंट की महक तुम्हारे पूरे शरीर से आ रही है, हर किसी को यही लगेगा जैसे हिलाइस उनके आसपास है, जैसे अभी मार्गो को लगा। एक्सियन कहता है तो इसमें शर्म करने वाली कौन सी बात है? मेरा और हिलाइस का रिश्ता बहुत पवित्र है। वियोलेटा उससे कहती है मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होगा, तुमने मेरी बात शुरू से ही नहीं मानी। खैर चलो मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाने चलती हूँ, वो भी तुम्हें याद कर रही हैं। वियोलेटा एक्सियन को अपनी माँ के पास ले जाती है। एक्सियन उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछता है और उन्हें हेलो कहता है। वो भी उसे हेलो कहती हैं और उससे पूछती हैं तो बताओ इस बूढ़ी औरत के पास कैसे आना हुआ? एक्सियन उनसे कहता है हमें एक बड़ा सा मॉन्स्टर मिला था और उसी मॉन्स्टर की लाश में से हमें ये मिला। हमें पता है हम बहुत जल्दी नतीजे पर पहुंच गए हैं पर हमें लगता है कि ये कैलिशिया ब्लडी है। कैलिशिया की हेड उसे अपने हाथ में लेते हुए कहती है हाँ मुझे भी ये उनमें से एक लग रहा है। एक्सियन कहता है अचानक से ऐसे मॉन्स्टर्स का मिलना और उनकी लाशों में से कैलिशिया ब्लड का मिलना, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम नतीजे पर बहुत जल्दी आ गए हैं, पर इन सब का एक साथ मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है मैम। हेड कहती हैं तुमने कहा था कि तुमने उन मॉन्स्टर्स को पकड़ा है, क्या मैं उनमें से एक को देख सकती हूँ? जिस पर एक्सियन कहता है हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहें तो मैं उन्हें यहाँ कैलिशिया ट्रांसपोर्ट करवा दूंगा। हेड कहती हैं अगर तुम उन्हें जिंदा पकड़ रहे हो और तुम्हें और आदमियों की जरूरत है तो कैलिशिया तुम्हारी पूरी मदद करेगा। तभी एक्सियन मन में कहता है मुझे नहीं लगता कि अब हमें और कोई जिंदा मॉन्स्टर मिलेगा, क्योंकि हमने लगभग उन सारी जगहों को खत्म कर दिया है जहां वो ज्यादातर तादाद में मिल रहे थे। अब सिर्फ एक ही जगह है जहां हमें वो मिल सकते हैं और वो जगह है वहां जहां मैं और हिलाइस गए थे और वहीं जहां हमने रिकार्डो को देखा था। एक्सियन हेड से कहता है कि ये इस समय सिर्फ एक अनुमान भर का है। उसको मदद ऑफर करने के लिए थैंक्स, पर उसे उसकी जरूरत नहीं। उसकी वजह वो चाहता है कि आप लोग कैलिशिया ब्लड की हेरा फेरी जहाँ जहाँ हुई है उसे ट्रैक करें। हेड कहती हैं ठीक है हम ऐसा ही करेंगे, इसको साइड रखें तो मैं तुमसे 2 मदद चाहती हूँ। एक्सियन कहता है मदद? कैसी मदद? हेड कहती हैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कैलिशिया के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला है, ये एक बदलाव की तरह होगा। एक्सियन उनसे पूछता है क्या ऐसा आप अपनी आइज ऑफ ट्रूथ की वजह से कह रही हैं? वो कहती हैं कि वो पक्का नहीं कह सकती कि कोई परेशानी आने वाली है या फिर ये उसके मन का वहम है जिसके दिन गिनती के बचे हों। इसीलिए आज मैं तुमसे मेरी बेटी के इतने पुराने दोस्त होने के नाते यह कहती हूँ कि जब ऐसा समय आए जब मैं वियोलेटा और मार्गो की रक्षा ना कर पाऊँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम उन दोनों की रक्षा करना। एक्सियन उनसे कहता है वो उम्मीद करता है कि कैलिशिया की तबीयत हमेशा अच्छी बनी रहे और अगर ऐसा दिन आता भी है तो वो हमेशा कैलिशिया की सुरक्षा करने के लिए खड़ा है। और आपकी दूसरी मदद क्या है मैम? हेड उसकी ओर एक आइटम देते हुए कहती हैं ये आइटम प्लीज इसे लॉर्ड इनवेडन के पास ले जाओ, ये एक एंटिक पीस है जिसे कैलिशिया कई सालों से संभालते हुए आई है। एक्सियन उसे देखकर डर जाता है क्योंकि वो जानता है हिलाइस ऐसे ही किसी आइटम की तलाश कर रही है जिसमें राजा की सांसें कैद हो। हेड कहती हैं कि उन्हें कल रात एक सपना आया और जब वो सुबह उठी तब उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें ये लॉर्ड इनवेडन को दे देना चाहिए। वो कहती हैं वो सपना और तुम्हारा यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं लॉर्ड बर्जट। वहीं हम परवेनम चलते हैं जहाँ क्रिस हिलाइस को उसी कमरे में ले जाता है जहाँ वो जाना चाहती थी। तभी हिलाइस की नजर वहाँ पड़े एक आइटम पर पड़ती है और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उसे भी तोड़ देती है। एक्सियन उससे कहता है आखिर तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? हिलाइस को उस आइटम से एक जेम मिलता है। क्रिस उस चमकती हुई चीज को देखकर हैरान होता है। वो पूछता है आखिर ये सब क्या है? हिलाइस कहती है मेरा कोई इरादा नहीं तुम्हें इसका जवाब देने का। क्रिस कहता है तुम मेरे घर पर बिन बुलाए आई और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो? हिलाइस कहती है वो तुम ही थे जिसने एक्सियन को चोट पहुंचाई थी है ना? क्रिस ये सुनकर डर जाता है। हिलाइस कहती है तो मैं सही थी। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और क्रिस के ऊपर बहुत जोर से हमला करती है। क्रिस को बहुत गहरी चोट आती है। हिलाइस उससे कहती है अगर उसे दोबारा हाथ भी लगाया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी, इसे अच्छे से याद रखना। यह कहकर हिलाइस वहाँ से चली जाती है। क्रिस को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं होता। जो उसने सुना और देखा वो आखिर क्या है? तो मेरे पोकेमॉन्स
कहानी के इस रोमांचक मोड़ पर हम आ चुके हैं, जहां हम देख सकते हैं हिलाइस और एक्जियन दोनों को वो शक्तिशाली आइटम मिल चुके हैं। इस सफर को हमारे साथ बनाए रखें और हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं। हिलाइस इनोएडन, समय आ चुका है मेरी बच्ची, बदलने लग गया है रंग महफिल का। हवाएं चल पड़ी हैं तेज, क्योंकि अब मौसम बदलने वाला है।